भंडारण और हरित ऊर्जा में निवेश जरूरी। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कुछ वर्षों में कोई न कोई वैश्विक संकट भारत को ऊर्जा सुरक्षा की एक अनसुलझी समस्या को याद दिलाता है। ताज़ा संकट पश्चिमी एशिया से आया है, जिसने हॉर्मुज जल डमरूमध्य, जिससे भारत का 50% से अधिक कच्चा तेल और 55 से 60% एलएनजी आता है, से जहाज़ों की आवाजाही लगभग बंद कर दी है। जहाज़ों के बीमा प्रीमियम आसमान छू रहे हैं। इससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 30% हिस्सा अब जोखिम में है और देश के सामने सीमित विकल्प ही बचे हैं। हमारी सबसे पहली कमी भंडारण की समस्या है। भारत के आसपास कोई भी सामरिक गैस भंडार नहीं है। इसके कारण यह आपूर्ति बाधाओं के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए उर्वरक क्षेत्र 86% आयात पर निर्भर है। उर्वरक क्षेत्र कितना ज़्यादा? 86% आयात पर निर्भर है, जो कि अब आपकी खाड़ी देशों से ज़्यादा। 2022 से 23 में वैश्विक कीमतों में उछाल के समय उर्वरक सब्सिडी का खर्च $30 अरब से अधिक हो गया था। भारत के एलएनजी टर्मिनल औसतन 50% से कम क्षमता पर काम करते हैं। इनकी यह अतिरिक्त क्षमता एक अस्थायी बफर का काम कर सकती है, जबकि गेल खाली हो चुके गैस क्षेत्रों में 3 से 4 बिलियन क्यूबिक मीटर भंडारण क्षमता विकसित कर रहा है। किसी भी नई गैस भंडारण सुविधा को की शुरुआत से ही ग्रीन हाइड्रोजन भंडारण के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर शुद्ध कच्चे तेल के आयात के सिर्फ 9 से 10 दिनों को शामिल करता है। रिफाइनरियों के स्टॉक को मिलाकर 74 दिन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 90 दिनों के भंडारण का सुझाव देती है। जापान लगभग 200 दिनों का और दक्षिण कोरिया लगभग 207 दिनों का भंडार रखता है। इन दोनों देशों ने कानून के जरिए स्टॉक स्तर का निर्धारण किया है, जिसमें सरकारी कंपनी या निजी दोनों तरह की तेल कंपनियां शामिल हैं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। अभी एसपीआर लक्ष्य को कैबिनेट के फैसलों और कार्यकारी आदेशों ने तय किया जाता है। 2027 तक 6.5 मिलियन टन के नियोजित भंडार को विस्तार देने से तेजी लानी चाहिए। इससे कानूनी आधार मिलना चाहिए। मांग पक्ष देखें तो इलेक्ट्रिक वाहन भारत के तेल आयात में सीधे तौर पर कमी ला सकते हैं। भारत में तेल आयात से सीधे रूप में इलेक्ट्रिक वाहन प्रभावित होंगे। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEAW के अध्ययन से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की लागत पेट्रोल वाहनों से कम है। कुल पेट्रोल खपत में इस हिस्से की भागीदारी 67% है और इसका तेल इलेक्ट्रिफिकेशन 2032 तक पेट्रोल मांग में गिरावट की शुरुआत कर सकता है। ट्रकों और बसों के लिए, जहां अभी इलेक्ट्रिफिकेशन के विकल्प महंगे हैं, एलएनजी एक बेहतर अंतरिम ईंधन है। यह डीजल उपयोग को घटाता है और गैस के बुनियादी ढांचे की पूरी क्षमता को इस्तेमाल में लाता है। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा माल ढुलाई को इलेक्ट्रिक रेल और तटीय शिपिंग यानी कोस्टल शिपिंग की तरफ ले जाना चाहिए। इस बदलाव के बगैर 2040 दशक तक डीजल की मांग बढ़ती रहेगी। सड़क से होने वाले जिस माल ढुलाई को रेल से नहीं जोड़ा जा सकता है, वहां पर अंत में इलेक्ट्रिक वाहनों या ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना होगा। भारत की इन तकनीकों पर घरेलू अनुसंधान के साथ साथ प्रमुख माल ढुलाई मार्गों पर हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग और इलेक्ट्रिक चार्जिंग की बुनियादी ढांचा विकसित करने की ज़रूरत है। दूसरा, उद्योग एक बड़ा अवसर देता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में सहायता और औद्योगिक हीटिंग उपकरणों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए
भारत के पास लगभग 3700 गीगावाट की पवन ऊर्जा स्रोत हाइब्रिड बिजली की क्षमता मौजूद है। उर्वरक संयंत्रों को आप आयातित एलएनजी की जगह पर ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करके दूसरे उपयोग के लिए 15 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गैस को छोड़ा जा सकता है। औद्योगिक हीटिंग की इलेक्ट्रिफिकेशन से इसमें और बढ़ोतरी होगी। तीसरा, तेल रिफाइनरियों के स्तर पर एक सुनियोजित बदलाव लाने की ज़रूरत है। भारत अपनी एलपीजी ज़रूरत का 60% हिस्सा आयात करता है। रिफाइनरियों में प्रोडक्ट मिक्स को शामिल करके अभी पेट्रोल के लिए उपयोग किए जाने वाले नेफ्था से घर पर ही अधिक मात्रा में एलपीजी उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है कि हाइड्रोजन कितना महत्वपूर्ण है। और हम तो ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन एक ऊर्जा का ज़बरदस्त स्रोत है। अगर नेपाल के साथ इस प्रकार से टाई अप किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेपाली चूँकि भारत के तरफ आएँ, और अगर भारत सरकार ने नेपाल की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो अपने हाथ से चला जाएगा, वो चाइना के पक्ष में पहुंच जाएगा। क्योंकि चाइना ने एक बेल्ट बना दी है, एक रोड बना दिया है, एक ट्रेन की पाथ बना दिया है, जिससे चाइना और नेपाल आपस में जुड़े रहेंगे। और उस पाथ की वजह से अब व्यापार वहाँ से तेज़ी ज़्यादा से ज़्यादा होएगा। तो चाइना की तरफ नेपाल झुक जाएगा। ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एक बड़ा सा प्रोडक्ट, हाइड्रोजन से बिजली बनाने का जो प्रोडक्ट है वो नेपाल में बना दिया जाए। क्योंकि नेपाल से ही सारी नदियाँ आपका कोसी हुआ या पूर्वी एरिया में आती हैं, और ज़्यादातर वो नेपाल से ही आती हैं। तो ज़्यादा अच्छा है अगर वहाँ पे हाइड्रोजन का एक प्लांट बना दिया जाए, जिससे बिजली का उत्पादन अगर वहाँ पर हो जाए तो नेपाल विकसित हो सकता है। उससे भारत को भी सहयोग मिलेगा, और भारत के सहयोग से ही नेपाल पूरी तरह से भारत के पक्ष में रहेगा। क्योंकि उभरती हुई नए जो जैन जी आंदोलन के दौरान जो नया नेता उभर के आया है, वो नए प्रकार की तकनीकी को ही महत्व देगा। इसलिए ज़रूरी है कि भारत सरकार को इसमें ये कदम उठा लेना चाहिए। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और साथ ही इसके साथ ही ये भी चीज़ है, जो हमारी जो मोटरसाइकिल हुई, गाड़ियाँ हुई, इन सभी में ज़्यादातर हमारे जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर रुकी हुई वस्तु है उसमें अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसका तरीका अलग अलग तरीके से हो सकता है। बिजली उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मोटरसाइकिल या कोई वाहन है अगर वो गति की अवस्था में है तो वहाँ पर हमें पेट्रोल या डीजल ही मंगाना पड़ेगा। और यही निर्भरता ही हमको परेशान करती है, जिसकी वजह से हम पहाड़ी देशों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो हमारी तो सलाह ये है कि हम अपने बड़े वाहनों को इस प्रकार से मोड़ें कि वो वो डीजल इंजन और इनसे हट करके वो बड़े वाहन सीएनजी के ऊपर आ जाएं। और इसके साथ ही जो ये छोटे वाहन हैं उनको इस प्रकार से मोड़ें कि वो बैटरी और डीजल को भी छोड़कर, बैटरी और पेट्रोल को भी छोड़ कर के वो यातायात को सुगम बनाने के लिए एक प्रकार की ट्रेन जैसी सुविधा हो जाए, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय किया जा सके, जिससे व्यापार भी शीघ्र असर करेगा। और जो खपत होगी, जो खपत लंबी दूरी में पेट्रोल या डीजल के रूप में का उपयोग करते हुए छोटी गाड़ियों यानी कि मोटरसाइकिलों से हो रहा है, वो बजाय इस तरफ ना करके वो लोग व्यक्ति अपनी गाड़ी इस तरह का इस्तेमाल ना करके वो गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि खपत भी कम होगी, सेफ्टी भी रहेगी, और उससे तेल भी बचेगा। तो महत्व ये है कि हम जनता तेल का दुरुपयोग ना करे, बल्कि उसका सदुपयोग करने की जो प्रवृत्ति अगर पैदा कर दी जाए तो इससे हम तेल को काफ़ी बचा सकते हैं। तेल के ऊपर आत्मनिर्भरता से हम दूर रह सकते हैं, तेल से जो आत्मनिर्भरता है उससे बच सकते हैं। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए। मेरे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए
कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।